नमस्कार और स्वागत है। आज हम समय में लगभग 5000 साल पीछे जा रहे हैं। दक्षिण एशिया की एक ऐसी रहस्यमय सभ्यता की पड़ताल करने जो अपने जमाने में मिस्र और मेसोपोटामिया से भी ज्यादा विशाल थी। और कई मामलों में तो कई ज्यादा उन्नत भी। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। और ये पड़ताल मतलब एक तरह से जासूसी के काम जैसी है। हमारे पास उनकी कोई किताब नहीं है, कोई राजा का फरमान नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे सुराग हैं जमीन से निकली ईंटें, मोहरे, टूटे हुए बर्तन और कंकाल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और राखीगढ़ी जैसी जगहों पर जो मिला है, हम उन्हीं टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारी आज की कोशिश यही समझने की होगी कि एक तरफ जहाँ ये सभ्यता शहरी नियोजन, व्यापार और इंजीनियरिंग में शिखर पर थी, वहीं दूसरी तरफ ये अचानक गायब कैसे हो गई। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले उनके शहरों की उन गलियों में चलते हैं जो आज भी हमें हैरान करती हैं। इस सभ्यता की जो चीज मतलब जो दिमाग को सबसे पहले चकराती है वो है इनकी शहरी योजना। हाँ, उनका टाउन प्लानिंग। आज भी हमारे शहरों में गलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, लेकिन इनके शहर ऐसा लगता है जैसे किसी ने फुट्टा और परकार लेकर बनाए हों। बिल्कुल, सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं। एक परफेक्ट ग्रिड। और ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं था, ये एक बेहद कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का सबूत है। अच्छा, इसका मतलब है कि कोई केंद्रीय प्राधिकरण था जो ये तय कर रहा था कि शहर कैसे बसेगा। ये कोई अचानक बसी हुई बस्ती नहीं थी। ये एक सोचा समझा डिजाइन किया हुआ महानगर था। हाँ, और इसका सबसे शानदार उदाहरण मिलता है मोहनजोदाड़ो में। जिसका मतलब है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। नाम तो थोड़ा डरावना है, लेकिन वहाँ जो मिला है वो जिंदगी से भरपूर था। जैसे कि विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ। अरे वाह, वो कोई मामूली स्विमिंग पूल नहीं था। ईंटों को इतनी बारीकी से जोड़ा गया है और वाटरप्रूफिंग के लिए बिट्यूमेन का इस्तेमाल। वो आज भी एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है, और ये शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए था। जैसे आज हम पवित्र तालाबों में डुबकी लगाते हैं। बिल्कुल वैसा ही। ये एक सामुदायिक स्थल था जो उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन के केंद्र में रहा होगा। और सिर्फ यही नहीं, यहीं पर विशाल अन्नागार भी मिले हैं। अनाज के गोदाम। इतने बड़े गोदाम कि पूरे शहर का अनाज वहाँ रखा जा सके। ये दिखाता है कि उनकी कृषि कितनी उन्नत थी। कि जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होता था। हाँ, एक समृद्ध और संगठित समाज की निशानी। लेकिन मेरे लिए जो सबसे हैरान करने वाली चीज है वो है उनका ड्रेनेज सिस्टम। ओ हाँ, ढकी हुई नालियां जो हर घर से निकलकर शहर की मुख्य नाली से जुड़ती थी। ये सोचना भी अविश्वसनीय है। आज भी भारत के कई शहरों और गांवों में ये एक चुनौती है। और वो लोग 5000 साल पहले इसे हल कर चुके थे। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि एक नागरिक सोच को दिखाता है। बिल्कुल, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर उनकी समझ अपने समय से सदियों आगे थी। और यही पैटर्न हमें हड़प्पा जैसे दूसरे बड़े शहरों में भी दिखता है। वहाँ अन्नागार के साथ साथ मजदूरों के रहने के लिए एक जैसे बने हुए घर भी मिले हैं, जो समाज में एक श्रमिक वर्ग की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। सही कहा। लेकिन जब हम गुजरात के धौलावीरा पहुँचते हैं तो कहानी में एक नया मोड़ आता है। हाँ, धौलावीरा तो बिल्कुल अलग है। उसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा यूं ही नहीं दिया। सही बात है। धौलावीरा बाकी शहरों से इसलिए अलग है क्योंकि ये पत्थरों से बना है, ईंटों से नहीं। अच्छा। और वहाँ जो चीज सबसे अद्भुत है वो है जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। हाँ, कच्छ का इलाका हमेशा से सूखा रहा है और उन लोगों ने बारिश की एक एक बूंद को सहेजने के लिए जलाशयों, नहरों और विशाल बावड़ियों का एक जटिल नेटवर्क तैयार किया था। कमाल है। ये दुनिया की सबसे पुरानी और प्रभावी रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणालियों में से एक है। और धौलावीरा का सबसे बड़ा रहस्य, वहाँ मिला एक साइन बोर्ड। वो साइन बोर्ड 10 बड़े बड़े अक्षर, एक ऐसी भाषा में जो हम आज तक नहीं पढ़ पाए। बिल्कुल, ये इस पूरी सभ्यता की चुप्पी का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक तरफ इतने शानदार शहर और दूसरी तरफ एक खामोश लिपि। और इस पहेली को और गहरा करती है हरियाणा की राखीगढ़ी साइड। ये भारत में अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। सबसे बड़ा। और यहाँ से हमें इस सभ्यता के शुरुआती दौर से लेकर इसके चरम तक के सबूत मिलते हैं। अच्छा, तो एक लंबी प्रक्रिया थी, कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं। बिल्कुल नहीं। इतने अविश्वसनीय रूप से नियोजित शहर, ये सोचना मुश्किल है कि इन्हें बनाने वाले लोग अव्यवस्थित रहे होंगे। क्या हमें उनके समाज में भी ऐसी कोई ग्रिड जैसी संरचना देखने को मिलती है? ये एक बहुत अच्छी उपमा है।
और हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही लगता है। अच्छा। पुरातात्विक सबूतों से अंदाजा लगता है कि समाज शायद 4 मुख्य वर्गों में बटा था: विद्वान और पुजारी, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार, और आखिरी में किसान और मजदूर। लेकिन ये साफ करना जरूरी है कि ये आज की ब्राह्मण क्षत्रिय जैसी कोई जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी। नहीं, उसके कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि जो बात सामने आती है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। क्या? ऐसा लगता है कि शासन किसी राजा या पुजारी के हाथ में नहीं था। तो फिर किसके हाथ में था? व्यापारियों के हाथ में। व्यापारियों के? बिल्कुल। और ये बात इस सभ्यता को अपने समकालीनों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। सोचिए, मिस्र में फिरौन थे जो ईश्वर के अवतार माने जाते थे। मेसोपोटामिया में पुजारी राजा थे, लेकिन यहाँ व्यापारी सबसे शक्तिशाली थे। हाँ, ये एक तरह की प्राचीन कॉर्पोरेटोक्रेसी थी। ये दिखाता है कि उनका समाज शक्ति और धर्म से ज्यादा व्यापार और समृद्धि को महत्व देता था। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। और समाज से जुड़ी एक और दिलचस्प थ्योरी है मातृसत्ता की। हाँ, मातृ देवी की। खुदाई में महिलाओं की मिट्टी की मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये एक मातृसत्तात्मक समाज था? ये एक बहुत प्रचलित सिद्धांत है, लेकिन हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये मूर्तियां शायद मातृ देवी या उर्वरता की देवी की पूजा का हिस्सा हो। अच्छा। ये जरूरी नहीं कि समाज में भी महिलाओं का ही शासन चलता हो। बिना लिखित सबूतों के हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। सही बात है। मतलब सिर्फ मूर्तियों के आधार पर इतना बड़ा निष्कर्ष निकालना थोड़ी जल्दबाजी होगी। यही तो पुरातत्व का रोमांच और चुनौती है। आप सही कह रहे हैं, ये एक व्याख्या है, तथ्य नहीं। खैर, अगर हम उनके दैनिक जीवन की बात करें तो हमें पता है कि वे गेहूं, जौ, चावल और खजूर खाते थे। और मांसाहारी भी थे। और वो दुनिया में कपास उगाने वाले पहले लोग थे। हाँ, तो सूती कपड़े पहनते थे। और काफी फैशनेबल भी थे। जो आभूषण मिले हैं, सोने, चांदी, कीमती पत्थरों के हार, कंगन। और कमाल की बात यह है कि पुरुष और महिलाएं दोनों इन्हें पहनते थे। दोनों? हाँ, यहाँ तक कि काजल और लिपस्टिक जैसे सौंदर्य प्रसाधन भी मिले हैं। अरे वाह। मनोरंजन के लिए नाच गाना, जानवरों की दौड़ और शतरंज जैसा खेल भी था। मिट्टी और पत्थर के पासे भी खूब मिले हैं। तो एक ऐसा समाज जो व्यवस्थित था, कला प्रेमी था और जिसकी बागडोर व्यापारियों के हाथ में थी। बिल्कुल। ये उनके व्यापार और अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे कृषि, पशुपालन और शिल्प। कपास तो उनका सुपर प्रोडक्ट था। लेकिन जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये कि इतना सब कुछ बिना सिक्कों के हो रहा था। हाँ, कोई करेंसी नहीं थी। यानी पूरा का पूरा व्यापार वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम पर। हाँ। एक चीज दो और दूसरी लो। हाँ। लेकिन इसमें तो बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। कौन तय करता कि एक बोरी गेहूं के बदले कितने मिट्टी के बर्तन मिलेंगे? यहीं पर उनकी प्रतिभा दिखती है। उन्होंने समस्या को मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन से हल किया। अच्छा। पूरी सभ्यता क्षेत्र में हजारों किलोमीटर तक हमें एक ही तरह के वजन और माप के बाट मिलते हैं जो 16 के अनुपात पर आधारित है। 16 की इकाई? हाँ, ये पारदर्शिता और भरोसे पर आधारित एक बेहद परिष्कृत व्यापारिक तंत्र था। ये तो हुआ आंतरिक व्यापार। हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि उनका नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय था। हाँ, बिल्कुल। वे मेसोपोटामिया तक व्यापार कर रहे थे। और ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था। हाँ, मेसोपोटामिया के दस्तावेजों में एक जगह का जिक्र आता है, मेलूहा। मेलूहा। वे इसे नाविकों की भूमि कहते हैं और वहाँ से आने वाले जहाजों और सामान का वर्णन करते हैं। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलूहा सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। नाविकों की भूमि? हाँ। ये तो साफ इशारा है कि समुद्री व्यापार बहुत अहम था। बहुत ज्यादा। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो हमें गुजरात के लोथल में मिला है ना? नमूना है। ये साबित करता है कि वे सिर्फ नावें ही नहीं बनाते थे, बल्कि ज्वार भाटे को समझकर जहाजों के रुकने के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह बनाने की तकनीक भी जानते थे। यहाँ से जहाज सूती कपड़े, मनके और शंख की बनी चीजें लेकर अरब सागर के रास्ते मेसोपोटामिया और ओमान तक जाते थे। ये दिलचस्प है कि वे सोना और चांदी जैसी चीजें आयात कर रहे थे। हाँ, इंपोर्ट करते थे। इसका मतलब है कि उनके पास निर्यात करने के लिए कुछ ऐसा था जो उस जमाने में इन कीमती धातुओं के बराबर मूल्यवान था। बिल्कुल। सूती कपड़ा, लाजवाब पत्थर के मनके और उनकी शिल्पकारी, ये उस जमाने की लग्जरी गुड्स थीं। अच्छा। वे कर्नाटक से सोना, अफगानिस्तान से चांदी और राजस्थान से तांबा मंगाते थे। ये एक जटिल सप्लाई चेन थी जिसे वही व्यापारी वर्ग चला रहा था जो शायद शासन भी चला रहा था। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। उनके शहर, समाज और व्यापार को देखकर ऐसा लगता है कि वे बेहद व्यवहारिक लोग थे। लेकिन क्या वे धार्मिक भी थे? एक अच्छा सवाल है। मुझे ये बात हमेशा अजीब लगती है कि मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत
यहाँ कोई बड़े भव्य मंदिर क्यों नहीं मिले? ये इस सभ्यता का एक और रहस्यमयी पहलू है। ऐसा लगता है कि उनकी पूजा पाठ ज्यादा व्यक्तिगत या घरेलू स्तर पर होती थी, न कि सार्वजनिक मंदिरों में। अच्छा। हमें सबसे ज्यादा प्रमाण मातृ देवी की पूजा के मिलते हैं। वे धरती को जीवन देने वाली माँ के रूप में पूजते थे। एक मुहर पर तो स्त्री के गर्भ से पौधा उगता हुआ दिखाया गया है, जो उर्वरता का सीधा प्रतीक है। और एक वो प्रसिद्ध मुहर भी है जिस पर एक योगी बैठे हैं और चारों तरफ जानवर हैं। हाँ, पशुपति या आद्य शिव की मुहर। उन्हें शिव का आरंभिक रूप कहा जाता है। हाँ, और ये योग और ध्यान की परंपरा के हजारों साल पुराने होने का संकेत हो सकता है। इसके अलावा वे पशुओं की भी पूजा करते थे, खासकर कुबड़ वाले सांड की। पीपल जैसे पेड़ों की पूजा के भी प्रमाण हैं, है ना? बिल्कुल। और आज हम जिस स्वास्तिक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें हड़प्पा की मुहरों पर मिलता है। तो पूजा पाठ के साथ साथ अंधविश्वास भी थे। मैंने ताबीज मिलने के बारे में पढ़ा है। हाँ, बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं, जो दिखाता है कि वो शायद बुरी आत्माओं, भूत प्रेत या जादू टोने से बचाव में भी विश्वास करते थे। अच्छा। डर और आस्था का मिला जुला रूप जो हर मानव समाज में पाया जाता है। मुझे हमेशा से ये बात हैरान करती है कि एक ही सभ्यता में कुछ लोग शवों को दफना रहे थे और कुछ जला रहे थे। क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ अलग अलग जातीय या सांस्कृतिक समूह एक साथ रह रहे थे? ये एक बहुत ही प्रबल संभावना है। हड़प्पा में दफनाने के सबूत ज्यादा हैं, तो मोहनजोदड़ो में जलाने के। अच्छा। ये विविधता दिखाती है कि ये कोई एक रूप सभ्यता नहीं थी, बल्कि इसमें कई तरह की संस्कृतियां और मान्यताएं एक साथ मौजूद थीं। और इन सभी मान्यताओं, कहानियों और ज्ञान पर एक पर्दा डाल देती है उनकी लिपि। हाँ, वो लिपि। लगभग 400 चित्र जैसे अक्षर, जिन्हें लिखने का तरीका भी अनूठा है। एक लाइन दाएं से बाएं, तो अगली बाएं से दाएं। ब्रूस्टर फेडिस शेली। लेकिन लिखा क्या है हम नहीं जानते। और यही इस सभ्यता का सबसे बड़ा दुखद पहलू है। वे हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी कहानियां सुनाना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते। और ये हमें हमारे अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर लाता है कि इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? हाँ, ये वाकई सबसे बड़ा सवाल है। तो मुख्य सिद्धांत क्या है? सबसे ज्यादा स्वीकृत सिद्धांत प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन का है। क्लाइमेट चेंज। हाँ, सबूत बताते हैं कि उस दौर में मॉनसून कमजोर पड़ गया, सरस्वती जैसी नदियां सूख गई और सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। तो खेती बर्बाद हो गई। बिल्कुल। शहर पानी के लिए तरसने लगे और लोग धीरे धीरे उन जगहों को छोड़कर जाने लगे। ये एक क्रमिक पतन था, कोई एक दिन में हुई घटना नहीं। लेकिन एक थ्योरी भारी आक्रमण की भी तो है कि आर्यों ने आकर इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। वो एक बहुत पुरानी और अब काफी हद तक खारिज की जा चुकी थ्योरी है। अच्छा। उसके पक्ष में कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। कहीं भी बड़े पैमाने पर युद्ध या नरसंहार के निशान नहीं है, बल्कि हाल ही में राखीगढ़ी से मिले कंकालों के डीएनए विश्लेषण ने इस सिद्धांत को और भी कमजोर कर दिया है। उन कंकालों में आर्यों से जोड़ा जाने वाला R1A जीन नहीं मिला। तो अगर आक्रमण नहीं हुआ तो और क्या वजह हो सकती है? शायद कई वजहों का एक मिला जुला असर हुआ, जिसे हम परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं। अच्छा। जलवायु परिवर्तन ने कृषि को चौपट किया, नदियों के सूखने से व्यापार मार्ग बाधित हुए, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट आई, जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा गई, और शायद कोई महामारी भी फैली हो। तो इन सब ने मिलकर उस नींव को ही हिला दिया जिस पर यह महान सभ्यता खड़ी थी। बिल्कुल। किसी एक विलन को दोष नहीं दिया जा सकता। ये एक धीमी, दर्दनाक मौत थी जो कई 100 सालों तक चली। शहर धीरे धीरे खाली होते गए, लोग छोटे गांवों की ओर चले गए, और समय के साथ उनकी शहरी जीवन शैली, उनकी लिपि, उनकी कला, सब कुछ बिखर गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी कहानी जो अपनी शुरुआत में तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन अंत में खामोश हो जाती है। उनके शहर आज के स्मार्ट सिटीज को टक्कर देते थे, उनका समाज व्यापार पर केंद्रित था, और फिर भी हम उनकी आवाज नहीं सुन सकते। और यही हमारे लिए अंतिम विचार छोड़ जाता है। ये एक ऐसी सभ्यता है जो पुरातात्विक सबूतों के कारण बहुत कुछ कहती है, लेकिन अपनी लिपि के कारण एकदम चुप है। सही बात है। यह एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या होगा अगर हमारे अपने इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसी रोसेटा स्टोन के इंतजार में बंद है? ये 400 अक्षर हमें अपनी जड़ों के बारे में कौन सी कहानियां सुनाएंगे? शायद वे हमें बताएंगे कि वे खुद को क्या कहते थे,
उनके राजा कौन थे या उनके देवता उनसे क्या चाहते थे? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास की गहराइयों में दफन है।